आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर है। हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के मामले कम हैं, लेकिन इससे होने वाली मौत का आंकड़ा ज़्यादा है। पहले ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादातर मरीज 50 की उम्र के होते थे, लेकिन अब ये मरीज 25 से 50 की उम्र के हैं। ऐसा क्यों है? ये कैंसर कैसे होता है और आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं? आज ये सभी जानेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रजिंदर कौर सक्कू। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120258811 पर और हमारा दूसरा नंबर है 012066938849। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और इससे मुतालिक सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर रजिंदर, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, तो आप और हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर मंथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मंथ के तौर पर मनाया जाता है। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो बहुत ज़रूरी था कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पे एक प्रोग्राम करें ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। जी, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरीका है और मैं ये सबसे शेयर करूं कि अक्टूबर का महीना इंटरनेशनली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से मनाया जाता है। इस दिन वेरियस एनजीओ, ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप्स, डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आगे आकर लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस बताते हैं, उनको कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है उसके तरीके बताते हैं, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्या है उनके डिफरेंट तरीके बताते हैं, ताकि लोगों में हम अवेयरनेस फैला सकें कि ब्रेस्ट कैंसर को हम जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उसका उतना ही 100% क्योर रेट्स हम दे सकते हैं। जी, अगर मैं सबसे पहले ये पूछूं कि ब्रेस्ट कैंसर हम किसे कहते हैं, ये क्या बीमारी है, तो क्या है? बॉडी में कहीं भी कैंसर होता है तो उसकी वजह है डीएनए म्यूटेशन। हमारी जीन्स में म्यूटेशन हो रही है। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि नॉर्मली सेल्स बनते हैं, मरते हैं, लेकिन म्यूटेशंस में बहुत जल्दी सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जल्दी सेल्स डिवाइड होते हैं और एक गांठ का आकार ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं कैंसर। और ब्रेस्ट सेल्स में जो म्यूटेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। जी, कर्नाटक से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल गफ्फार साहब। हेलो। हेलो सर। जी, सवाल बताएं। देखिए, आजकल कैंसर बीमारी का इलाज जो हो रहा है, तो कैंसर जो ही शुरू होता है, इसके सिम्टम क्या है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? जी। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य सिम्टम है ब्रेस्ट में गांठ का होना। यूजुअली 80-90% ये गांठ पेनलेस होती है, इसमें दर्द नहीं होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ब्रेस्ट की गांठ में दर्द नहीं है तो हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है। लेकिन कोई भी पेनलेस गांठ अगर ब्रेस्ट में है तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द उसको इलाज करवाइए। लेट स्टेजेस में इसमें दर्द भी हो सकता है। दूसरा इसका कारण है कि ब्रेस्ट की जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, वो थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। जिस तरह एक संतरे का छिलका होता है उस तरह की ब्रेस्ट की चमड़ी हो जाती है, या पूरी चमड़ी भी लाल हो सकती है। तीसरा होता है कि निप्पल में चेंजेस का आना। निप्पल में जिस तरह निप्पल कई बार अंदर की तरफ चला जाता है, वो हो सकता है कि नीचे निप्पल के नीचे कोई छोटा कैंसर बैठा हुआ है जो उसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है, या निप्पल में से डिस्चार्ज होना। कई बार खून जैसा डिस्चार्ज या मैले पानी जैसा निप्पल में से डिस्चार्ज होना भी एक कैंसर का कारण हो सकता है, और उस डिस्चार्ज की हम जांच करवाते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। और तीसरा, अगर निप्पल में खुजली हो रही है और एक साइड के निप्पल में ही ज़्यादा खुजली हो रही है, उसमें अल्सर बन रहा है या निप्पल झड़ जाता है, तो इसको भी एक निप्पल का कैंसर का नाम देते हैं, जिसका नाम है पैजेट्स डिजीज ऑफ निप्पल। और फिर और कारण है जैसे बगल में गांठ होना, आर्मपिट में गांठ का होना, या एकदम से ब्रेस्ट के आकार में बड़ा हो जाना या ब्रेस्ट का आकार सिकुड़ जाना, ये भी कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जैसे कई बार हमने ये भी सुना है कि टाइट कपड़े पहनने से या फिर डिओड्रेंट इस्तेमाल करने से इनसे भी कैंसर होता है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है तरन्नुम। ये बहुत सारे यंग गर्ल्स हमारे पास टीनेजर्स आती हैं, या यंग वुमेन अर्ली 30s कि हमने सुना है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से, डिओड्रेंट लगाने से, ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर होता है, पर दिस इज़ अ मिथ। ये बिल्कुल सही नहीं है और इसका आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए।
कोई भी कैंसर कभी भी ब्रेस्ट अंडरवायर ब्रा पहनने से या कि डिओड्रेंट लगाने से नहीं होता है। जी, अगर मैं पूछूं कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है ये होता क्यों है, क्या लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, खाने पीने का जो हमारा रहन सहन जिस तरीका का पहले होता था वो सब बदल चुका है, तो क्या ये भी इसकी एक वजह है? जी, आमतौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है नहीं पता है, कारण इसका क्या है नहीं पता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वो रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, दे आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल की जिसको हम अपनी शरीर में चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो रिस्क कम हो जाए, जिस तरह हमारा मतलब वेट कंट्रोल, बहुत मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा। हमारी अनहेल्दी डाइट, अल्कोहल या स्मोकिंग, या लेट शादी होना और लेट बच्चे होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, या बहुत हार्मोनल पिल्स खाना, जैसे कुछ लोग पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है इसका। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना और लाइफस्टाइल चेंजेस, वेस्टर्न अडॉप्टिंग अ वेस्टर्न कल्चर, ये सब चीज़ें एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम उनको चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह हमारी फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो कुछ प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। पर्सनल हिस्ट्री है तो उस औरत को दूसरी साइड ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा। और भी बहुत सारी, जैसे अर्ली मेनार्की, माहवारी जल्दी शुरू हो जाती है, और लेट मेनोपॉज, ये भी एक कारण है। अच्छा। तो ये कारण को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं उनको जरूर मॉडिफाई करना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए। जी, अक्सर कहा जाता है सेल्फ एग्जामिन के लिए, तो ये सेल्फ एग्जामिन आप किस तरह से कर सकते हो और क्या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है? जी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम बोलते हैं सब लड़कियों को 20 साल की उम्र से ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको हम सिखाते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अबव 20 इयर्स ऑफ एज। इसका कारण है तरन्नुम, इसका दिन भी है। हम कहते हैं कि महीना आने के 5 से 7 दिन के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो क्योंकि तब माहवारी के बाद ब्रेस्ट थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नोडुलैरिटी कम हो जाती है और एग्जामिन करना इजी हो जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम उसके तरीके 3 तरीके से हम समझाते हैं। एक तो नहाते समय हाथ ऊपर करके और दोनों साइड को एग्जामिन करना कि कोई साइज बड़ी तो नहीं है, कोई छोटी तो नहीं है, लंप इस तरह का नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, कुछ गांठ नजर तो नहीं आ रही है, कुछ निप्पल में चेंजेस तो नहीं है, निप्पल झड़ तो नहीं रहा, बगल में कोई गांठ तो नहीं है, चमड़ी में कोई चेंजेस तो नहीं है, एक साइड की चमड़ी अगर नॉर्मल है, दूसरी साइड की चमड़ी में अगर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। निप्पल को प्रेस करके देखना है कि वहाँ से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद हम पैल्पेशन बताते हैं, मतलब हाथ से प्रेस कर करके देखना कि गांठ जो नज़र नहीं आ रही क्या वो फील हो रही है। तो वो हम हाथ के चारों मतलब उंगलियों को इस तरह प्रेस करके उनको बताते हैं कि इस तरह सारे कॉर्नर्स में ब्रेस्ट को हाथ से पैल्पेट करना, देखना कि हमें कोई गांठ महसूस हो रही है कि नहीं। जी, डॉक्टर राजेंद्र, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है नजमा बेगम हैदराबाद से। हेलो हेलो जी नजमा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। जी, मैं जब 13-14 साल की थी ना मैडम, जब मुझे एक ब्रेस्ट के साइड ऐसा गुठली जो बोलते हैं ना वैसा हुआ था। तो फिर मुझे ऑपरेशन कर दिए थे, तो निकाल दिए, बोले वो हो गया। उसके बाद में नहीं था। अब फिर 10-12 साल के बाद फिर से आया है। अभी है मुझे, अभी गुठली की तरह है, लेकिन मुझे दर्द नहीं होता है। इधर उधर घूमते रहता है वो अंदर ब्रेस्ट में। अच्छा। दर्द वो कुछ नहीं है, लेकिन क्या वजह है पता नहीं है। फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कुछ और बात है इसमें, वो पूछने के लिए। जी नजमा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। ये जो छोटी गुठलियाँ टीनेजर्स में होती हैं, 13-14 साल की लड़कियों में या 20-25 साल तक लड़कियों में, ये जो गुठलियाँ होती हैं ये बहुत फ्रीली मोबाइल होती हैं, ये इधर उधर घूमती रहती हैं। अच्छा। ये फिक्स नहीं होती, उसकी वजह से स्किन में कोई चेंजेस नहीं होते। इसको हम कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा, या हमारी भाषा में इसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, कि जो इधर उधर भागता रहता है।
तो इसमें ये कैंसर नहीं है, ये एक बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ है और इसको निकाल के इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। यूजली जब ये गुठलियाँ बहुत छोटी होती हैं तो हम इसको निकालते नहीं हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो 10-12 साल के बाद ये दोबारा हो गई है और ये भी घूम रही है, फिर भी इसको आप पहले डायग्नोज करवाएं। डायग्नोसिस कैसे करना है? 3 तरीके से, इसको बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट में पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगी, दैट इज नोन एज क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर। डॉक्टर देख के बताएगा कि ये किस तरह की गांठ उनको लग रही है। दूसरा, आप इसका अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी कराएंगे जिसको हम इमेजिंग बोलते हैं। और तीसरा, इसकी एक FNAC या कोर बायोप्सी करवाएंगे जिससे हम एक डायग्नोसिस पर पहुंच जाएं कि ये गांठ अब कैसी है। पहले तो जो छोटे बच्चों में होता है वो तो फाइब्रोएडिनोमा है, अभी भी फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, लेकिन उसकी जांच 3 तरीकों से करने के बाद ही प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसका इलाज करवाना चाहिए। जी, जैसे इन्होंने सवाल किया था कि इनका ऑपरेशन एक हो चुका है और क्या फिर से करवाना पड़ सकता है, तो अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं या जो सर्जरी है वो इसमें किस किस तरह की होती है, क्या उसका भी कोई टाइप है, अलग अलग तरह की सर्जरीज है? अगर तो सिंपल बिनाइन फाइब्रोएडिनोमा है और वो छोटा है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तब हम उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं जी। अगर ये फाइब्रोएडिनोमा 3-4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है, कुछ और उसमें फाइलॉइडिस टाइप ऑफ चेंजेस नजर आ रहे हैं, तब हम एक छोटा सा स्कार देकर, कॉस्मेटिक स्कार देकर उसको हम निकाल देते हैं। ये तो बिनाइन लम्प्स के लिए सर्जरी हुआ जी। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज के बारे में बात करते हैं तो आजकल बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले कहते थे कि छाती का कैंसर है तो छाती निकालना पड़ता है, और ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकली फियरफुल सर्जरी है। लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी इमेज मेंटेन नहीं है, मैं किस तरह की दिखूंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं आपको किस तरह, मैं अच्छे से कपड़े भी पहन नहीं पाऊंगी। तो आजकल अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम ब्रेस्ट को बचाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। अच्छा। सिर्फ गुठली को निकालते हैं और उसके आसपास 1 से 2 सेंटीमीटर का एरिया निकालते हैं और बगल की कुछ गांठें निकालते हैं, बाकी ब्रेस्ट को हम सेव करते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा गड्ढा पड़ जाए वहाँ पर तो एक ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक से है कि ब्रेस्ट टिश्यू ही हम रोटेट करके वहाँ पर उस गड्ढे को भर देते हैं ताकि पता भी नहीं चले कि कहाँ ऑपरेशन हुआ है और नॉर्मल लाइफ लोग जी सकते हैं। तो ये एक बहुत एडवांसमेंट है ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी, जिसमें पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ है जी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? कई बार हमें मालूम, अगर ये बीमारी है किसी को और उसे मालूम ही नहीं है कि क्या खाना है, हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें खा रहा हो जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है या बीमारी बढ़ सकती है, तो ऐसा कुछ है? एज सच बहुत सारा फूड चेंजेस तो इस बीमारी में नहीं है। फिर भी कहते हैं कि प्रोटेक्टिव फूड्स जो हैं वो ब्रोकली, अच्छा, कैबेज, कॉलीफ्लावर फैमिली के जो वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, चेरीज़ हैं, लो फैट डाइट है, ये सब चीज़ें बेनिफिशियल हैं। और जो हार्मफुल हैं, कहते हैं कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, रेड मीट, ये सब चीज़ें हानिकारक अवॉइड करनी चाहिए जी। कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी होती है, जब आपको होती है और आप उसे अवॉइड कर देते हैं तो वो दूसरी बीमारियों को दावत देने लगती है, तो इसके साथ भी ऐसा कुछ है कि दूसरी कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ज़्यादा रिस्क हो जाता है इसके साथ? बिल्कुल, देखिए, जब ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में चला जाता है, स्टेज 4 का मतलब है कि ब्रेस्ट से निकलकर वो ब्लड के ज़रिए दूसरे ऑर्गन्स में चला जाए। तो पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं, बहुत पीठ में दर्द है, लेकिन ब्रेस्ट में कुछ नहीं बताते हैं, पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पीठ का एक्सरे कराओ तो वहाँ पता चलता है कि हड्डी में कैंसर फैल गया है। जो ब्रेस्ट कैंसर वो हड्डी में चला गया है। या कुछ लोग आते हैं कि बहुत खांसी हो रही है, बलगम आ रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर लंग्स में चला गया है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर गया है। वो अपने जो ब्रेस्ट की गुठली को तो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो बिकॉज सांस आना मुश्किल हो रहा है तो उस सिम्टम से आते हैं। कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन में चला जाता है, लिवर में चला जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में कहीं भी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। डॉक्टर रजिंता, मुझे ये बताइए, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं रेडिएशन थेरेपी है या फिर कीमोथेरेपी, तो ये थेरेपीज़ क्या है और ये कितना असर करती है, इनमें डिफरेंस क्या है? कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जी। ये
उन पेशेंट्स में दिए जाते हैं जिनके स्टेजेस ज़्यादा है। अच्छा। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर है। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि नस के द्वारा कुछ दवाई चढ़ाई जाती है जिससे कि कैंसर आने का खतरा कम हो जाता है या कैंसर और बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बालों का गिरना, स्किन में चेंजेस आना, भूख कम लगती है, कभी कभी उल्टी या बुखार आना। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं। जब भी हम कीमोथेरेपी करते हैं, बंद होती है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स वापस दोबारा ख़त्म हो जाते हैं और वापस दोबारा बाल आ जाते हैं। नॉर्मल लाइफस्टाइल बंदा जी सकता है और बहुत इजीली मैनेजेबल होते हैं। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से मतलब है कि हम ब्रेस्ट को सिकाई देते हैं। ये हम देते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी करते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट बच गई है उसको हम सिकाई देते हैं ताकि वहाँ पर दोबारा कैंसर ना आ सके। दूसरा रेडिएशन थेरेपी उनमें देते हैं जिनमें पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं लेकिन ब्रेस्ट ट्यूमर साइज बड़ा होता है, लिम्फ नोड्स ज़्यादा होते हैं, तो उनमें भी ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी का इंडिकेशन है। जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर स्टेज 2 है, 3 है या फिर 4 है तो इन थेरेपीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी की फर्स्ट स्टेज है तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? आजकल एक नया गाइडलाइंस शायद आया है कि एस्को हमारा जो मीटिंग हुई थी 2018 में, वहाँ पर बताते हैं कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर छोटा ट्यूमर है लेकिन वो बगल एक्सिलरी नोड्स में नहीं गया है और हार्मोन पॉजिटिव है, ERPR स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, HER2/neu नेगेटिव है, उन केसेस में हम ज़्यादातर कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं और उनको सिर्फ एक टैबलेट देते हैं जिसको हम हार्मोन टैबलेट बोलते हैं और वो 5 से 10 साल तक पेशेंट लेते हैं। या अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कुछ इस तरह का ग्रेड 1 कैंसर हो या बहुत छोटा ट्यूमर हो जिसमें हम कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है और पेशेंट को हम सिर्फ हार्मोन थेरेपी पर डाल सकते हैं। इसीलिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होगा 0 स्टेज में, स्टेज 1 में उसका अर्ली ग्रेड होगा तो उतना ही इजी ट्रीटमेंट है, क्योंकि कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रेस्ट कैंसर को हम जल्दी क्योर कर सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि इसके सिम्टम्स मेन ये हैं कि आपको अगर कोई गांठ महसूस हो या कोई लंप महसूस हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर किसी के लंप भी नहीं है और कोई गांठ भी नहीं है, किसी तरह का कोई पेन भी नहीं हो रहा है और उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो कैसे मालूम चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है तरन्नुम। ये अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी ज़रूरी है। अच्छा। गाइडलाइंस के हिसाब से अमेरिकन कैंसर सोसाइटी बोलती है आजकल की जो न्यू गाइडलाइंस है कि 45 के ऊपर महिलाओं को साल में एक बार मेमोग्राफी कराना है। ज़रूरी है। मेमोग्राफी क्या है? एक्सरे है ब्रेस्ट का, ठीक है। 45 to 54 साल में एक बार मेमोग्राफी कराना है, 55 to 74 2 साल में एक बार कराना है और 75 के ऊपर वो कहते हैं कि मेमोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर विदाउट एनी साइंस एंड सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 0 या स्टेज 1 में पकड़ना है तो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एंड गिव 100% क्योर रेट्स। जी, जैसे आजकल हम देखते हैं मेट्रो सिटीज़ में ये जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, इसका जैसे हमने डिस्कस भी किया है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर लाइफस्टाइल। जी, है ना। हमारा लाइफस्टाइल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है वैसे होता जा रहा है। हाँ, पहले हमारा यही था कि आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सो जाना है, खाना टाइम पर खाना है, वॉक के लिए जाना है, कसरत करनी है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमसे दूर हो गई हैं। इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, कसरत के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, शादी के लिए टाइम नहीं है, फिर हम बच्चों पैदा होना डिले करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग डिले करते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करते ही नहीं हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ लेते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन वेस्टर्न कल्चर हमारे सिटीज़ में ज़्यादा है, इवन स्मोकिंग भी ज़्यादा है। तो ये सब कारण हमारा बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर लाइफस्टाइल,
ये बिगर सिटीज़ में ज़्यादा है। गांव में अभी भी लोग शायद जल्दी शादियां होती हैं, जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, वो 2-2 साल तक बच्चों को दूध पिलाते हैं। हार्मोन थेरेपी तो कोई मेरे ख्याल से लेता नहीं है। व्यायाम, पूरा काम करना, घर कसरत करनी, ये सब हमारे पुराने वो अभी भी कायम है। जी, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर औरतों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या ये आदमियों में भी होता है? बिल्कुल होता है तरन्नुम, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। इसका आंकड़ा बहुत कम है, इंसिडेंस बहुत कम है। जैसे अगर 100 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसके मुकाबले एक पुरुष में ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स पुरुषों में वही होते हैं, जैसे गांठ का होना, निप्पल में से डिस्चार्ज का होना, या निप्पल को अंदर चले जाना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है वो बहुत एग्रेसिव मानते हैं हम उसको, वो बहुत जल्दी फैल जाता है क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा नहीं होता है, ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी नीचे मसल को या ऊपर चमड़ी को या खून के रास्ते दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। और जो पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है जिस तरह हम महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं। जी, जैसे आपने बीच में कहा था कि शराब और सिगरेट इस पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, तो आजकल तो फीमेल्स भी स्मोक करती हैं और शराब पीती हैं, तो इसका क्या असर होता है उनकी बॉडी पे, अगर मैं बारीकी से जानना चाहूँ तो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो शराब, अल्कोहल कंजम्पशन है, कहते हैं कि मोर देन 30 ml every day is a risk factor। शराब से सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं होता, बाकी शरीर के कैंसर जैसे लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, मुंह का कैंसर, पूरा हेड एंड नेक कैंसर, हर तरह के कैंसर का रिस्क फैक्टर तो है ही। ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क फैक्टर है पर उतना नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कैंसर्स। जी, अगर कोई अपनी जांच करवा रहा है तो क्या जांच के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर की जांच किन चीज़ों का मतलब उस दौरान आप ख्याल रख सकते हैं, या खुद आप सेल्फ एग्जामिन जब कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आप ख्याल रखें? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हैं तो प्रेफरेबली नहाते समय आपको प्राइवेसी हो, आपको तरीका पता हो कि मैंने क्या जांच करना है, कैसे जांच करना है। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आप टाइप करें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो उसके तरीके किस तरह अपने आप को एग्जामिन करना है बताए जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और सीखें कि किस तरह अपने आप को एग्जामिन करना है, नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है। अगर कोई गांठ आती है, महसूस होती है, तो उसको हम कैसे किस तरह उसको हम डॉक्टर से अप्रोच करके उसका इलाज जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिकंदरी बेगम। हेलो सर। जी सवाल बात कर डॉक्टर साहब से बात करो। ऑपरेशन हुआ 2011 में, हाथ मोटा। हेलो जी सवाल बताएं। मेरा जो मैं सिकंदरी बेगम हूँ जी सिकंदरी जी। ऑपरेशन हुआ था 2011 में। ब्रेस्ट कैंसर बोलते ऐसा नॉर्मल है, कोई बोले कोई ये बोले हाई बोल के ऑपरेशन हुआ मेरा ब्रेस्ट का जी, राइट साइड का निकाल दिए थे। अब उसमें तकलीफ वगैरह तो कुछ नहीं है। फर्स्ट इस पे था, फर्स्ट स्टेज पे था। अच्छा, कीमो नहीं और सेका नहीं, कुछ नहीं करनी, कुछ दिन खाली इंडो अमेरिकन में हुआ था मैडम। वहाँ पे हुआ। तकलीफ तो कुछ नहीं है इसमें। हाथ ऐसा मेरा फूल गया, मोटा हो गया है जब से वो ऑपरेशन हुए से 1 महीने से शुरू हुआ ऐसा जी। दवाएं लिए और है तो बताया करे दवाखाने में कुछ भी नहीं है। सीधा राइट साइड को हुआ था और राइट साइड का वही हाथ जरा मोटा है, उसका मोढ़े में से और है तो पूरा पंजे तक। जी ठीक है। जी सिकंदरी बेगम, आपका ये सवाल बहुत ही अहम है। क्या होता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करते हैं और पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, उसके साथ साथ हम जो बगल की गांठें होती हैं उसको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसको भी निकालते हैं। वो निकालने के बाद क्या होता है कि
बाजू सूज जाती है, उसको हम कहते हैं लिम्फेडिमा आर्म का। तो इससे बचने के उपाय हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, सीखना है कि इसको मैं किस तरह से ये प्रिवेंट कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा लटका के चलेंगे, ज़्यादा वज़न उठाएंगे और इस हाथ में कुछ टाइट चूड़ी पहनेंगे तो ये लिम्फेडिमा और या स्वेलिंग बढ़ती जाती है। तो आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनसे तरीका सीखें कि इसको मैं किस तरह से मसाज करूं, मालिश करूं या किस तरह से इसमें एक आर्म स्लीव भी कहते हैं, एक जुराब जैसा होता है, जैसे हम टांगों में जुराब पहनते हैं, वैसे ही लिम्फेडिमा में हम एक जुराब बनाकर देते हैं पेशेंट के साइज़ की। तो वो हाथ से लेकर, उंगलियां से लेकर पूरा शोल्डर तक उसको बनाकर पहनते हैं ताकि जो अभी स्वेलिंग आ गई है वो और ना बढ़े। बाकी यानी कि ये किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, उनको दिखाएं कि एग्जैक्टली इनकी सिचुएशन क्या है और वो किस तरह से इसे ट्रीट कर सकते हैं। और थोड़ा प्रिकॉशंस भी लें। प्रिकॉशन जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं, उस साइड को लटका के ना चलें। डॉक्टर राजिंदर, असल में हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, क्या करें, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। डॉक्टर राजिंदर, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।